4 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से पूर्वांचल जैसे क्षेत्र में आज सूखे की स्थिति है और सूखा इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है कि आज नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसान बिजली से काफ़ी त्राही कर रहा है और लगातार ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग हो रहे हैं और यहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष जी नहरों में माननीय जिन सदस्यों को यदि कुछ इंगित करना होगा तो हाथ उठा के इंगित कर दें, कृपया पीठ पर ना आए। चलिए आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आज किसान काफ़ी परेशान है। किसी तरीके से अगर वो अपने प्राइवेट ट्यूबवेल से अगर भरने का काम कर रहा है उसमें भी इतनी ट्रिपिंग हो रही है और उसके बाद ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। निश्चित रूप से किसान आज इतना परेशान हो गया है कि आज उसके खेत को पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्वांचल जैसे क्षेत्र में गाजीपुर जनपद में जिस विधानसभा से मैं आता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ हमारे विधानसभा में जो नहरें हैं पनसेरवा बद्दूपुर जो माइनर है देवकली पंप कैनाल से निकलती है वहाँ तक टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ के किसान त्राही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजापुर माइनर है, ताड़ी घाट माइनर है, बोगना माइनर है, इन तमाम माइनरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और जब सफाई का वक्त था तो उस समय सफाई नहीं हो पाए। माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो दो बार नहरों की सफाई होती थी और टेल तक पानी पहुंचने का काम करता था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन आज किसान इतना परेशान हो गया है कि उसके खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार पूरा मदमस्त है। ये सरकार कहती है कि मैं किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम करेंगे। किसानों की आमदनी दुगुना कैसे हो पाएगी जब उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा, जब उसके खेत को बिजली नहीं मिलेगी और जब बार बार प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी भरने का काम करता है तो दिन भर में न जाने कितनी बार ट्रिपिंग हो जाती है। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में लगातार ट्रांसफार्मर जल नहीं रहे हों। 25 हो, 63 हो या 100 हो, 200, 400 के जो ट्रांसफार्मर है लगातार चल रहे हैं। किसान इतना परेशान हो गया है कि कहीं न कहीं वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि ये सूखा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में कहीं न कहीं किसानों को उसकी लागत की क्षतिपूर्ति देने का काम करे। वही दूसरी तरफ बिजली विभाग के लोग, विजिलेंस के टीम जो लगातार गांव में छापामारी कर रही है और छापामारी करने के बाद किसानों से बेवजह धन वसूलने का काम कर रही है। ये हालात उत्तर प्रदेश और गाजीपुर जनपद जैसे जिले में हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि गाजीपुर जनपद में आप दिखवा लीजिए कि आखिरकार नहर की क्या स्थिति है और बिजली की क्या स्थिति है। लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अगर मैं सूची दूंगा तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है हमारी विधानसभा का जिस गांव में कहीं न कहीं ट्रांसफार्मर न जले हों। इसलिए मैं आपसे अपने इस लोक महत्व के विषय पर आपसे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि पूर्वांचल का ये क्षेत्र कहीं न कहीं किसान इतना परेशान हो गया है कि आज उस फसलों की क्षतिपूर्ति अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से किसान आत्महत्या करने का काम करेगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके माध्यम से मैं तमाम ऐसे गांव हैं, बौरी है, बोगना है, युवराजपुर सुहवल डाणी है, बेमुआ है, बेमुई है, पटखौलिया है, अन्हारीपुर, गढ़ुआ, मकसूपुर, मेदिनीपुर, कालूपुर, ताड़ी घाट, ढड़नी, मलसा से लेकर तमाम ऐसे गांव हैं। हर गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उन तमाम ऐसे गांव को दिखवाने का काम करें जहां पे ये ट्रांसफार्मर जले हैं, वहां तत्काल दुरुस्त होने का काम करें और टेल तक नहरों में पानी पहुंचने का काम करें। समाप्त करें, समय समाप्त हो गया। उम्मीद के साथ मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे आपने अन्य पूरक पूछने की अनुमति हमें दी है और आपका संरक्षण भी इस कृषि के विषय पर मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सच है कि राज्य की सबसे बड़ी आबादी और रोजगार आज कृषि पर आधारित है। माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट जब सवाल किया गया था
कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने की एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लगभग 28 विभागों की चर्चा की है। मुझे भी मानवर इसी प्रदेश में कृषि के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जो कई इसमें एजेंसियां बताई और कई योजनाएं बताई हैं, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खेत तालाब योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिकल योजना, राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मीनकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम राज्य सेक्टर, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। मानवर इन योजनाओं पर भी हम एक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है कि आज महंगी बीज, महंगा खाद, महंगी सिंचाई, महंगी जुताई के बाद आज उत्तर प्रदेश का किसान जब वर्षा कम होने के कारण, नहरों में पानी न मिल पाने के कारण, ट्यूबवेल बिगड़े होने के कारण, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण, आज जब उसकी धान की खेती में रोपाई का समय चल रहा था, पानी नहीं पहुंचा, छुट्टा जानवर सांड वो अलग से उनके खेत को नष्ट करते जा रहे हैं। तो सवाल ये कि आपकी योजना, इस योजना में सांडों के लिए आपने क्या किया, उसका एक कॉलम क्यों नहीं रखा आपने कि सांडों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। आपने इसको क्यों नहीं स्वीकार किया कि बिजली दे नहीं पा रहे, नहर में पानी आ नहीं रहा। तो पूछ लीजिए, नहीं तो आपकी सुबेरे वाली काम पूरी कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसान परेशान रहेगा, किसान संकट में रहेगा, अन्नदाता, तो कभी कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती और उत्तर प्रदेश की खुशहाली नहीं ला सकती। प्रश्न करिए। और इसलिए मैं माननीय 15-10 मिनट मंत्री जी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं अनुपूरक कि कृषि मंत्री जी बताएंगे, और इनके पास आंकड़े हैं इसलिए योजनाएं दी हैं, कि प्रति हेक्टेयर आज के समय किसानों को रबी में और खरीफ में खाद के रेट, बीज के रेट, सिंचाई और जुताई में कितना व्यय हो रहा है, कितना सांड चरे जा रहे हैं, और उसके बाद उसको कितनी आमदनी प्राप्त हो रही है, क्या तुलनात्मक कोई विवरण आप इस सदन में रखेंगे कि ये उसका व्यय है और ये किसान को आमदनी मिल रही है। ये आज लाइव चल रहा है, ये आप रख दीजिए। उत्तर प्रदेश का किसान आपकी बात सुन ले कि वो आमदनी में है कि घाटे पे है। आपके खेत से सांड कितना खा गए, इसका हिसाब है तो बताओ, तब तो वो भी बता देंगे। पूछिए माननीय, उत्तर दीजिए। पेट विधानसभा से आता हूं, जो उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की सीट है, और हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। जब हिमाचल और उत्तराखंड में बड़ी बारिश होती है तो वहां का पानी भी वहां के पहाड़ों के जरिए वो रैपिड फ्लड के तौर के ऊपर सबसे पहले हमारी विधानसभा से आके टकराता है। हरियाणा की तरफ से जो जमुना नदी जो आती है, हथनी कुंड बैराज, जो आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारी विधानसभा के अंदर ही होकर निकलता है। और हथनी कुंड बैराज का जो पानी है वो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जाकर देने का काम करता है। मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जो पानी, जो हमारा बरसात का पानी या पहाड़ों का पानी जो आ रहा है, उस पानी को हमें स्टॉक करने का कोई ऐसा कोई डैम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो जितना वहां पानी आता है उतना वहां सूखा ही पड़ता है, उतना ही वहां पर पानी की दिक्कत भी है। और बदकिस्मती से वो जो हमारा जो खासतौर से भेड़ विधानसभा है वो डार्क जोन के अंदर आती है, वहां सरकार की तरफ से कोई नए नलकूप की कोई योजना तक नहीं आ पाती। हमारा आपसे अनुरोध है कि वहां पर एक बांध बनना चाहिए, जो बरसाती पानी उसका स्टॉक होना चाहिए, और वो पानी आगे जब सूखा पड़े, जब पानी की दिक्कत हो तो वो पानी में सिंचाई के काम आए। मान्यवर, हमारे यहाँ माता शाकुंभर देवी जी का मंदिर है भेड़ विधानसभा के अंदर, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर भी इतना ज्यादा रैपिड फ्लड आता है कि वहां श्रद्धालुओं का नुकसान होता है, जो वहां पर प्रसाद बेचने वाले उनका नुकसान होता है। हमारे यहाँ पर 2 बड़े पुल हैं मान्यवर, जो बादशाह बाग का और मगनपुरे के बीच का पुल कहलाता है, वो पुल भी
बाढ़ के अंदर बह गया था। और आज 8-10 साल हो गए, हर साल हम लोग वहां सदन के अंदर, मेरे अगर आप उठा के देखेंगे, मैं पिछले दो वर्षों के अंदर ही मैंने उसकी आवाज उठाई और आज तक बदकिस्मती से उस पुल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही हिंडन नदी का पुल है सर, वहां पर भी जितने श्रद्धालु निकलते हैं वो पानी के बीच में जान जोखिम में डाल के निकलते हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि स्कूल के बच्चों की बस हिंडन नदी के अंदर फंस गई थी। गांव वालों ने वहां पर एहतजाज करा, उन लोगों ने बाइकाट करने तक की धमकी दी इलेक्शन की। वो लोग परेशान हैं। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी बादशाह बाग वाला पुल और हिंड नदी का पुल को बनाने की कृपया की जाए। मान्यवर, इस बाढ़ के अंदर बहुत नुकसान हुआ किसानों का, बहुत ज्यादा वहां फसलें हैं भाई। हमारे यहाँ पर आम के बाग हैं, हमारे यहाँ पे आम का काम होता है। अब बड़े बड़े बाग उस पानी के अंदर बह गए, हमारे यहाँ धान की फसलें नष्ट हो गई। माननीय सरकार ने बहुत कम मुआवजा देने का काम करा है। मेरी इस सदन के माध्यम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा दिया जाए। और जो बाढ़ के अंदर जो बच्चे मरे हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर विधानसभा भेंट के अंदर ही मैं अगर बात करूं तो बहुत जानी माल नुकसान हुआ है। उन बच्चों को के परिवारों को, गरीब परिवार हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से 50-50 लाख का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए। उन लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी पानी आता है, जब भी रैपिड फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आती है, हमारा नदियों का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जितने भी खंभे लगे हुए हैं वो खंभे बह जाते हैं। और बिजली विभाग के पास इतना एस्टीमेट, इतना पैसा नहीं होता वहां पर कि वो उन खंभों को दोबारा से खड़ा करे। एक महीने तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाती गांवों के अंदर। मैंने लिखित के अंदर भी कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सड़कें टूट गई, जो सड़कें बह गई पानी के अंदर, उनको सरकार की तरफ जल्दी जल्दी बनवाया जाए। मान्यवर जी, समाप्त करें। हमारा आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है कि हम लोगों के यहाँ पर जो हमारा राजा नेशनल कॉर्बेट पार्क का क्षेत्र कहलाता है, उस राजा नेशनल कॉर्बेट पार्क के जानवर जब बाढ़ आती है तो सारे के सारे प्लेन के अंदर आ जाते हैं। और चाहे उसके अंदर उसमें जंगली जानवर भी हैं, गुलदार भी हैं, दूसरे पशु भी हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है। सांप आ जाते हैं। हमारा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस बार बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई कि घर में आदमी सो रहा है और सांप ने आके उसको सोते हुए काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उनको भी सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिशासन महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बोलना बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं अपने समय का ख्याल रखूंगा। जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मौलिक पदों पर नियुक्त विगत 23 वर्षों से अनवरत अध्यापन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के अकारण अवरुद्ध वेतन की ओर दिलाना चाहता हूं। बिना किसी लिखित आदेश व नोटिस के बगैर लगभग 15 माह बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने के कारण लगभग आधा दर्जन शिक्षक अवसाद की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि आयु अधिक होने के कारण वे किसी अन्य भर्ती में भी चयनित नहीं हो सकते। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि 5 से 10 वर्ष में रिटायर हो जाते। कई ऐसे शिक्षक हैं जो गंभीर बीमारियों के कारण दवा इलाज के अभाव में मृत्यु हो चुकी है। अगर यह शिक्षक सेवा करते तो कम से कम 300 से 400 प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तालाबंदी हो जाती। लगातार इनकी मेहनत और परिश्रम से ये सब विद्यालय अपने अस्तित्व में हैं। वर्तमान में भी चयन बोर्ड भंग है। अभी लगभग 3 से 3.5 हजार शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड शिक्षकों की जगह कोई नियुक्ति भी नहीं की गई है और वहाँ पढ़ाई कैसे कराई जा रही है यह किसी को पता नहीं है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के नियमों को शिथिल करते हुए चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, चर्चा नहीं हो रही, आपने ग्राह्यता पर बोली। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला मैं आपके सामने लाया हूं, ये 50 दिन से अधिक दिनों से जो माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय है उसके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय नेता सदन की फोटो लगाकर रोज उस पर फूल माला चढ़ाते हैं और याचना कर रहे हैं।
50 दिनों में अभी तक उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जबकि इसके पहले जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इसी तरीके का मामला हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनके संबंध में कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से आया था। सरकार ने संसाधन का प्रबंध करके बजट में प्राविधान करके उनको 35,000 का मानदेय देने का निर्णय लिया था। तदर्थ शिक्षकों का मामला जो है 2,000 तक जो तदर्थ शिक्षक थे उसको भी पिछली सरकार में उनको नियमित करने का काम माननीय हमारे नेता जो आज विरोधी दल हैं श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। मैं सदन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं ज़्यादा लोगों की पूर्ण होने के करीब हैं और वो 15-20 वर्षों से 23 वर्षों से कार्यरत हैं, उनके अलावा अपने परिवार के भरण पोषण का, जीवन यापन का और कोई दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं है। इसलिए इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको फिर से उनका वेतन बहाल करते हुए और शिक्षण कार्य पर लगाना। आपके सामने कहना चाहता हूं कि मेरे ही जनपद के पड़ोस के जनपद उन्नाव में चंदिका खेड़ा में जन्मे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 23 अगस्त 1935 के 32 वर्ष की आयु में लखनऊ के अमीनाबाद स्थित झंडे वाले पार्क में झंडा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। सदैव नेताजी ने श्री मुलायम सिंह जी ने जनपद उन्नाव के शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी, परंतु उन्हीं शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा विगत कई वर्षों से सफीपुर कोतवाली के माल खाने में कैद है। मेरी विनती है कि शहीद की प्रतिमा को कैद खाने से छुड़ाकर सम्मानजनक स्थान पर स्थापित कराया जाए और अमीनाबाद स्थित झंडे वाले पार्क का नाम बदलकर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का नाम रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मेरा क्षेत्र डुमरियागंज सिद्धार्थनगर बाढ़ का इलाका है, जो चारों तरफ से नदियाँ ही नदियाँ हैं। लेकिन जब बाढ़ आई थी तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे यहाँ बाढ़ का इलाका है, वहाँ सरकार की मदद होनी चाहिए। लेकिन जब बाढ़ आया और जो भी गांव मैरून थे उसमें किसी को कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला, बस इन्हें गिने 4-6 लोगों को मिला है। खुद मेरा ही गांव मैरून था, पूरा गांव में नाव चल रही थी, लेकिन उस गांव में किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला। और जो सड़कें हैं बाढ़ की वजह से सारी सड़कें बह जाती हैं और बहुत खराब रहती हैं, बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। लेकिन सरकार बाढ़ के बाद कह रही थी कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उस इलाके में सड़कें सबसे पहली बनाई जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ की सड़कें अभी भी नहीं बनी है। जबकि मेरे गांव की खुद ही सड़क नहीं, जर्जर हालात में अभी तक नहीं बनी है। हम लोगों ने कई बार लिखकर भी दिया लेकिन नहीं बनी। और नहरों का ये हाल है, जो माइनर नहर है, जितनी माइनर नहरें हैं उस नहरों में जंगल की तरह पेड़ पौधे उगे हुए हैं, सफाई नहीं होती, इसलिए माइनर नहरों में पानी नहीं जाते हैं और किसानों को पानी नहीं मिलता है। जबकि अभी तक सूखा था, किसान बहुत परेशान थे, उनको पानी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार से, इससे पहले जो सरकारें थी उस सरकारों में पानी की कहीं कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर किसान के लिए कुछ करना है तो नहरों की देखभाल करें और नहरों में पानी जाए, ताकि किसान बेचारा जो परेशान है, हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है, बाढ़ से उनकी धान की खेती नहीं होती है और माइनर नहरों में जब पानी नहीं जाते हैं तो उससे किसान परेशान रहता है। उनके कोई भी धान या गेहूं कोई भी अच्छे तरीके से नहीं होते हैं। और बिजली की ये हालत है कि 2 मिनट आती है, 2 मिनट में कट जाती है। और विजिलेंस वाले जाकर, जिनके यहाँ 1-2 लाख कर्जा है उनके तो विजिलेंस वाले उनके यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन जिसका 10-5 हजार कर्जा है उनके यहाँ विजिलेंस वाले जाकर बिजली काट देते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र 306 डुमरियागंज में जो बाढ़ का इलाका है उस पर खास ध्यान दिया जाए
और वहाँ की जो सड़कें हैं जर्जर उसको बनवाई जाए। और जब आए अगर बाढ़ आती है तो उसमें काफी मदद मिलनी चाहिए, जबकि आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। जितनी 15-15 दिन एक महीने गांव में पानी रहते हैं वहां पे, और कोई भी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। इसकी मैं मांग करती हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जो चर्चा हो रही है कृषि विभाग के, आज सूखा की स्थिति है पूरे प्रदेश। हमारे पूर्वांचल में जब किसान रोपाई किया अपने संसाधन से, निजी नलकूप से उन्होंने रोपाई करने, धान की रोपाई करने का काम किया था। हमारे पूर्वांचल में खास तौर पर आजमगढ़ में पानी नहीं भरता, यहाँ तक कि धान सूख रहा है और जमीनों में दरार पड़ गई, तो किसान परेशान। अपना दल से हम ये कहना चाहते हैं जय कुमार जय की कि समाजवादी पार्टी यहाँ आए जब सरकार रही तो हमारे राष्ट्रीय नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश पर नहरों में पानी बराबर मिला। सरकारी जो ट्यूबवेल है कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, मगर आज स्थिति ये हो गई है कि बिजली आपकी अगर 10 मिनट आई तो फिर 10 मिनट में कट गई। अगर कोई किसान अपने निजी नलकूप के सहारे पानी ले जाता है तो 10 मिनट में कटेगी, 10 मिनट में आएगी, तो वो किसान का जो धान है उसमें पानी नहीं जाता। आज इसके लिए हमारे आजमगढ़ में मंडल के बिजली विभाग के अभियंता के द्वारा मीटिंग भी की गई, मगर इसके बाद कोई सुधार नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं कि नहर में पानी नहीं, सूखा पड़ रहा है, अब बरसात हो नहीं रही है, तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो निजी नलकूप है उस निजी नलकूप में ये हालात है कि अगर ट्रांसफार्मर आपका अगर 63 का है तो अगर उसको हम 100 का कराना चाहें तो ये विभाग में, ऊर्जा विभाग में पैसा नहीं। ये हालात है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान। आज हमारा हिंदुस्तान कहा जाता है कि ये किसानों का देश है, और वाकई में अन्नदाता जो है अगर वो पैदा न करें, आपके गेहूं से लेकर धान से हर फसल पैदा न करें तो हिंदुस्तान में किसान परेशान हो जाएगा। खाद का दाम बढ़ा, सब्सिडी नहीं, इसलिए हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो बिजली कम आती है, 4 घंटा बिजली आएगी, 2 घंटा आएगी, फिर गांव में 24-24 घंटा तक बिजली नहीं जाती। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो सूखा पड़ा है तो आजमगढ़ और पूर्वांचल को सूखा घोषित करने का काम सरकार करे।